नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी का एक इशू डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पीएम को कैसे इलेक्ट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का टॉपिक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या पावर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं। 52 से लेकर जो 62 तक आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो प्रेसिडेंट से रिलेट होते हैं। जैसे कि 52 नंबर आर्टिकल्स में दिया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे एक, 53 में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी, 54 में इलेक्शन प्रेसिडेंट के जो होते हैं उनके बारे में, 55 में इस मैनर में इलेक्शन होंगे, 56 उनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 57 में एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन के लिए, 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, 59 conditions of office, 60 oath by the president, 61 procedure for impeachment, impeachment means removal of the president, and 62 time of holding election to fill a vacancy। ये जो 61 है ना, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इम्पीचमेंट वाला। ठीक है, तो इंडिया में जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, वो एक संबल होते हैं सॉलिडारिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो होती है नेशन की, उसके यूनियन एग्जीक्यूटिव का वो पार्ट है। और कोई भी बिल है, कोई भी अगर बिल होता है, अगर उसको एक्ट बनना है तो उसको 3 जगह से पास होना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब तक उस बिल को प्रेसिडेंट असेंट नहीं देंगे तब तक वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो जाता है। जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देते हैं तब जाकर वो बिल कहीं एक्ट बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर दे रखा है आपको। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है? देखो, कोई भी ऐसा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए कि हम लोग उसमें वोटिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोग कह सकते हो। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो उनको इलेक्ट करता है, मतलब काफ़ी सारे लोग लगा लो उसमें, इलेक्टोरल कॉलेज ऐसे मान लो आप लोग, जिसमें कौन कौन होगा जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। लोकसभा जो हमारी है, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो कौन इलेक्ट कर रहा है अब वो बता देता हूँ आपको। लोकसभा और राज्यसभा जो है उनके इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव जो असेंबली हैं स्टेट्स की, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। असेंबली की बात की है मैंने, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सिर्फ लेजिस्लेटिव जो असेंबली हैं स्टेट्स के अंदर। क्योंकि दोस्तों 2 तरह का सिस्टम होता है, जैसे कि एक बाइकैमरलिज्म होता है, एक यूनिकैमरलिज्म होता है। यूनिकैमरलिज्म में क्या होता है कि स्टेट के अंदर एक ही हाउस होता है, विधानसभा। जैसे कि पंजाब के अंदर लगा लो, हरियाणा के अंदर लगा लो, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और कुछ स्टेट्स के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद का इसके साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। सिर्फ विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड पे जोर दे रहा हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हमें चाहिए। तो लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं इनके इलेक्टेड मेंबर्स, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनके इलेक्टेड मेंबर्स। यूटी सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, एक दिल्ली वाली और एक पुडुचेरी। जो बाकी हमारी यूटी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर होगी, लद्दाख होगी, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया। ये कोई भी यूटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। सिर्फ 2 यूटी पार्टिसिपेट कर रही हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एक दिल्ली की यूटी और एक पुडुचेरी की यूटी, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो याद रखना है आपने, लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं इन सब के इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूटी है उसके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व नहीं होते? जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के अंदर 12, वो इसमें
इन्वॉल्व नहीं होते। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों, जहाँ पर बाइकैमरल सिस्टम है। मैंने आपको बताया ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये देखो मैं आपको दोबारा स्लाइड दिखाता हूँ, वो यहाँ पर देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नीचे ये लास्ट वाला पॉइंट है, सिर्फ यही है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बता दिया था। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, हमने कहा ना नॉमिनेटेड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्टेड की बात हुई है अभी तक, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो क्लियर कट है। नॉमिनेटेड मेंबर किसी के भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, ठीक है। और टर्म ऑफ ऑफिस कितने ईयर की होती है? 5 साल की। 5 साल के बाद वो दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं इस पे कोई भी कैप नहीं है, मतलब जितनी मर्जी बार चाहे वो री इलेक्ट हो सकते हैं, वो जीत कर प्रेसिडेंट के ऑफिस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। एक कैंडिडेट हैज टू मीट सम क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। सबसे पहली, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन होना चाहिए वो। अब अगर हम किसी यूके के, यूएसए के मेंबर को, सिटीजन को यहाँ का प्रेसिडेंट बना देंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना, वो तो फिर उनके ही सुनेगा, जैसे कि ब्रिटिश राज में हो रहा था। हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं ना कि जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिश लोग थे, जब वो यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उनके लोग हायर पोस्ट्स पे होते थे, तो फिर वो अपनी कंट्री को फेवर करते थे ना कि इंडिया को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, हिज एज शुड बी ए मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स, कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसके लिए एज चाहिए होती है 21, जो लोकसभा है उसके लिए एज चाहिए 25, जो राज्यसभा है उसके लिए एज चाहिए 30, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट हैं उसके लिए हमें एज चाहिए 35 ईयर्स। थर्ड पॉइंट, ही शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन, कंडीशंस होनी चाहिए कि वो मेंबर बन सके लोकसभा का। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी वो ऐसा काम ना करता हो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जहां से उसको सैलरी मिल रही हो। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट की ऑफिस की। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर, ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों हाउस में से किसी का भी वो मेंबर ना हो। इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ either ऑफ द हाउस, ही शुड वकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट इन ऑफिस। अगर वो लोकसभा का मेंबर है, जब वो इलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट, तो उसको लोकसभा की मेंबरशिप को छोड़ना होगा, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, हम पहले भी कर चुके हैं पॉइंट। फॉर हिज रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, ये आप लोगों को पता ही है। पार्लियामेंट डिसाइड्स हिज एमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रेसिडेंट की जो इमोलुमेंट्स, जो सैलरी है उसको कौन डिसाइड कर रहा है? उसको डिसाइड कर रही है पार्लियामेंट, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज एमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मान लो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर, जब उनको इलेक्ट किया गया उनकी सैलरी है 1 लाख, तो उनकी जब टर्म चल रही है, मान लो कि वो इलेक्ट हो गए 21 जून को, तो 30 अगस्त को पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती कि अब इनकी सैलरी 1 लाख से कम करके 50,000 कर देते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उनको इलेक्ट किया गया, जितनी सैलरी पे उनको इलेक्ट किया गया है, उनकी सैलरी जब तक उनकी टर्म पूरी नहीं होती उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसे नेक्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश, हो गया हमारा, सॉरी, ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल कैरेक्टर्स। उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट जी को किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, अगर कोई सिविल केस है, ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स दैट टू आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ प्रायर नोटिस। सिविल आप उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको उनके लिए 2 month के लिए प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, फिर आप उनके अगेंस्ट वो सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमने पीछे डिस्कस भी किया था पहले वाले जो हमारी वीडियो है पीएम वाली, उसमें कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काफ़ी सारे पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, या फिर पीएम हो गया, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। इन सबको जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इन सबको इलेक्ट अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन उनको अपॉइंट करने के लिए कौन कहता है?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड किया जाता है बाय द पीएम। लेकिन इलेक्ट कौन करेगा, मतलब कि एंड में सिग्नेचर किसके होंगे, वो प्रेसिडेंट के होंगे, उनके पास इतनी पावर होती है। इसके अलावा उनके पास 2-3 पावर्स डिस्क्रिशनरी भी होती हैं, जैसे कि डिस्क्रिशनरी पावर वो होती है जिसमें वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। वो क्या होती हैं, जैसे कि मैं एक पेज लेता हूँ खाली, जस्ट ए सेकेंड, यहीं पर लिख लेते हैं वरना। जैसे कि अगर कोई इलेक्शन हुए हैं, जैसे कि अब इलेक्शन हुए थे, अब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई है, ए पार्टी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, बी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, सी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, मतलब कि मैजिक नंबर नहीं है। हमने डिस्कस किया था ना कि मैजिक नंबर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या है, 272 आउट ऑफ 543। तो ए पार्टी के पास भी 272 नहीं है सीट्स, बी के पास भी नहीं है, सी के पास भी नहीं है। तो अब क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो उस टाइम पे अगर ए बी ने भी कोलिशन बना रखा है और सी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर कोलिशन बना लिया, मान लो कि डी के साथ, और दोनों के पास मेजोरिटी है, ये कह रही है कि हमारे पास भी मेजोरिटी है जी, और ये कह रही है हमारे पास भी मेजोरिटी है जी, तब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होता है कि किस पार्टी को बुलाना है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसी पार्टी को बुलाते हैं जिस पार्टी ने उनको इलेक्ट किया होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास क्या होती है कि जब कोई भी बिल इनके पास जाता है लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद, हमने डिस्कस किया ना कि सबसे पहले कोई भी बिल है इन दोनों हाउस में पास होगा, अगर लोकसभा के अंदर बिल इनिशिएट हुआ है तो राज्यसभा के अंदर जाकर पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर बिल राज्यसभा के अंदर इनिशिएट हुआ है फिर वो लोकसभा के अंदर जाएगा और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब जब वो प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है उस पर साइन करने की, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर कितने टाइम में सिग्नेचर करेंगे। मतलब कि प्रेसिडेंट टाइम बाउंड नहीं होते कि इस बिल के ऊपर मुझे आज ही सिग्नेचर करने हैं, आज ही असेंट देनी है, 10 दिन में सेंट देनी है, 10 साल में सेंट देनी है, तो उनकी अपनी मर्जी होती है। ये उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसके ऊपर वो कब साइन करेंगे, लेकिन जनरली गवर्नमेंट के बिल्स पे वो साइन कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उनको इलेक्ट किया होता है। हर एक गवर्नमेंट का एक कैंडिडेट होता है, जैसे कि जो आज के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो एनडीए की कैंडिडेट थी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था हमारा प्रेसिडेंट। पॉलिटी की सीरीज भी हमारी चल रही है, ये लगातार हिस्ट्री की सीरीज भी हमारी चल रही है। उसके अलावा इकोनॉमी की सीरीज भी बहुत जल्दी, उसमें कुछ वीडियो हम शायद डाल भी चुके हैं लेकिन वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं हम। उसके अलावा और जो करंट अफेयर है उसकी भी हम एक वीक में एक वीडियो जरूर डालेंगे। वो दिन क्या होगा अभी वो मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो होगी ताकि आप लोग करंट से भी अप टू डेट रहो और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप तैयार रहो। और ये सब जो डाटा है हमारा, जो वीडियोस हैं, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ये आपको बिल्कुल स्टोरी वाइज समझ में आएंगी, लेकिन आपको फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना होगा। तो खैर ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।